हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 यानी कि श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है, ये हमारा अध्याय का शीर्षक हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यानी कि भाग 1। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो बेसिकली रहेगा वो इंट्रो पोर्शन रहेगा। ओके, ऊर्जा प्राप्ति और पोषक तत्वों की भूमिका के बारे में जानेंगे। फिर ऑक्सीजन की भूमिका और ऊर्जा उत्पादन के बारे में जानेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और निष्कासन पर चर्चा करेंगे। एंड देन थोड़ा सा इंट्रो हम लोग लेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। ठीक है, श्वसन और श्वास। ठीक है, दो टर्म होते हैं और दोनों अलग होते हैं, ये हम समझेंगे कि होते क्या है। सबसे पहले देखिए ऊर्जा प्राप्ति और पोषक तत्वों की भूमिका क्या है। देखिए सजीवों की ऊर्जा आवश्यकता, पिक्चर में आप देख सकते हो कि आखिर जो सजीव होते हैं उनको एनर्जी की आवश्यकता होती क्यों है। वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इवन ह्यूमंस को, इवन ऑल द लिविंग बींग्स। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, सोचने के लिए भी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि आप खुद सोचिए कि जब हम जीवन शब्द सुनते हैं तो उसके साथ एक चीज़ हमेशा जुड़ी हुई होती है। अब वो चीज़ क्या होती है? गतिविधि। गतिविधि, हर सजीव लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। अब जरा अपने दिन की शुरुआत याद कीजिए। ठीक है, आप कैसे दिन की शुरुआत करते हैं? सुबह उठते हैं तो सुबह उठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, यहाँ तक कि पढ़ते हैं और फिर सोचते भी हैं, है ना। और ये सब ऊर्जा के बिना संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारा शरीर क्या होता है? अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। ओके, तो ये जो भी होते हैं, जैसे कि हो गया, आप कह सकते हो हृदय का धड़कना। ठीक है, फिर हो गया श्वसन का चलना, पाचन का होना। ठीक है, जो भी होते हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सभी क्रियाएं ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। और पौधों में भी यही स्थिति होती है। ऑफ कोर्स वे स्थिर हो दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर वृद्धि, भोजन निर्माण जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, और भी अन्य जैविक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जीवन की मूल आवश्यकता है। अगर ऊर्जा की आपूर्ति रुक जाए, ठीक है, तो शरीर की सारी क्रियाएं धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और यही कारण है कि सभी सजीवों को निरंतर ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोज का महत्व। देखिए क्या है, आप कैसे कह सकते हो ग्लूकोज मतलब कि वो क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, आखिर उसका महत्व क्या होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शरीर को ऊर्जा किस रूप में मिलती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं, जैसे कि हो गया चावल, रोटी, फल या फिर मिठाई, तो ये सीधे ऊर्जा में नहीं बदलता है। पहले हमारा पाचन तंत्र इसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज क्या करता है? रक्त के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज एक ऊर्जा पैकेट की तरह काम करता है। ठीक है, एनर्जी पैकेट जिसे बोलते हैं। और जब ये टूटता है तो ऊर्जा निकलती है, जिसे कि कोशिका तुरंत उपयोग कर लेती है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मोबाइल में बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही ग्लूकोज शरीर को चार्ज करता है। यदि शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो व्यक्ति को कमजोरी, चक्कर या फिर थकान महसूस होने लगती है। और इसीलिए संतुलित आहार लेना ज़रूरी होता है ताकि शरीर को पर्याप्त ग्लूकोज मिलता रहे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, मैंने आपको समझा दिया है ये। अब आते हैं ऑक्सीजन की भूमिका और ऊर्जा उत्पादन पर। ऑक्सीजन का उपयोग देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन का क्या उपयोग है? जैसे कि अब हम श्वसन की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व यानी कि ऑक्सीजन को थोड़ा और हम गहराई से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है और फेफड़ों के छोटे छोटे वायु कोशों आप कह सकते हो एल्वियोलाई जो होता है उन तक पहुंचती है। यहाँ से ये ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करती है? पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। ये जो प्रोसेस है, आप जब ये सर्कुलेशन पढ़ोगे
तब आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पर ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। कोशिकाओं के अंदर विशेषकर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है और इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो पूर्ण अपघटन होता है जिससे कि अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यदि ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाए जैसे कि बहुत तेज दौड़ने पर, तो शरीर क्या होता है अस्थायी रूप से अवायवीय श्वसन करता है। ठीक है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की ओर चला जाता है जिसमें कि कम ऊर्जा बनती है और लैक्टिक अम्ल जैसे पदार्थ बनते हैं, लैक्टिक एसिड जिसे बोलते हैं, जिससे कि क्या होता है मांसपेशियों में दर्द होती है, थकान महसूस होती है। ठीक है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है बल्कि यह कोशिकीय स्तर पर, ठीक है, सेलुलर लेवल पर ऊर्जा उत्पादन को पूर्ण प्रभावी और अधिक सक्षम बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि अपचयी क्रिया। देखिए ये जो एनर्जी बनती है वो आखिर बनती कैसे है। जब ग्लूकोज का कोशिकाओं में अपघटन होता है तो यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें कि कई एंजाइम और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबोलिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जटिल अणु यानी कि ग्लूकोज छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। इस अपघटन के दौरान क्या होता है, ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती है बल्कि यह एक विशेष अणु में संग्रहित हो जाती है जिसे कि हम कहते हैं एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ओके, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप कह सकते हो कि शरीर की हर क्रिया, चाहे वो सूक्ष्म स्तर पर हो, ठीक है, कोशिकीय विभाजन हो या फिर बड़े स्तर पर मांसपेशियों का कार्य हो, तो एटीपी पर ही निर्भर करता है। जब एटीपी टूटता है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा मुक्त हो जाती है और कोशिका इसे तुरंत उपयोग कर लेती है। ये जो प्रक्रिया होती है इतनी सूक्ष्म और तीव्र होती है कि हम इसका एक तरह से सीधा अनुभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन यही हमें एक तरह से सक्रिय बनाए रखती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप कह सकते हो कि बिजली उत्पादन केंद्र से ऊर्जा बनती है और तारों के माध्यम से घर घर पहुंचती है, वैसे ही ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा यानी कि एटीपी के रूप में, ठीक है, जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में पूरे शरीर में उपयोग होती है। और इस प्रकार से अपचयी क्रिया जो होती है, कैटाबॉलिज्म जो होते हैं, वो न केवल ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्कि उसे एक उपयोगी और नियंत्रित रूप में उपलब्ध भी कराती है। ओके, चलिए अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और निष्कासन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। ग्लूकोज के अपघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर समझिए किस तरह से आखिर बनती है। जब कोशिकाओं में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है तो क्या होता है, ऊर्जा के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जिनमें कि प्रमुख होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस जो है वो कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होती है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रक्त में घुल जाती है और 3 रूपों में परिवहन होती है, घुली हुई गैस के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। ठीक है, अंततः यह कहाँ पहुँचती है, फेफड़ों तक पहुँचती है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में जमा होना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह रक्त के पीएच को कम यानी कि अम्लीय कर देता है। इससे एंजाइमों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है और शरीर की सामान्य क्रियाएं बाधित हो सकती हैं। इसलिए यह समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक बेकार गैस नहीं है बल्कि यह शरीर के संतुलन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण तो आवश्यक, ठीक है, आवश्यक प्रक्रिया का एक तरह से हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो बेकार है, लेकिन इसका उचित निष्कासन भी उतना ही आवश्यक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्यों आवश्यक है। देखिए जैसे कि हम जान गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बनती है और हानिकारक हो सकती है, तो इसका निष्कासन क्यों जरूरी है। ऑफ कोर्स ये हानिकारक है इसीलिए, ठीक है, ये स्पष्ट भी होता है।
हमारा श्वसन तंत्र विशेषकर फेफड़े इस कार्य को बहुत कुशलता से करते हैं। जैसे कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। ये जो प्रक्रिया है केवल गैस को बाहर निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर के आंतरिक वातावरण को आप कह सकते हो कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसको संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाए तो व्यक्ति को सिर दर्द, चक्कर, घुटन और गंभीर स्थिति में बेहोशी भी हो सकती है। और यही कारण है कि बंद कमरों में लंबे समय तक रहने पर असहजता महसूस होती है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसके अलावा शरीर में एक विशेष नियंत्रण तंत्र होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को पहचान कर श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो श्वास तेज हो जाती है ताकि अधिक मात्रा में गैस बाहर निकल सके। इससे हम यह समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन केवल एक सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि ये शरीर के संतुलन, सुरक्षा और जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं श्वसन और श्वास। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। देखिए श्वसन की परिभाषा क्या, आखिर श्वसन होता क्या है। श्वसन केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं, श्वास यानी कि ब्रीदिंग, गैसों का आदान प्रदान और कोशिकीय श्वसन। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है और वहां ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो बाहर निकाल दी जाती है। ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, चाहे हम सो रहे हों या फिर जाग रहे हों। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन जीवन की आधारभूत प्रक्रिया है, लिखा भी है, जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और अपशिष्ट गैसों को बाहर निकलती है। चलिए ये हो गया श्वसन की परिभाषा। नेक्स्ट आते हैं श्वास की प्रक्रिया, ब्रीदिंग की प्रक्रिया, ठीक है, वो कैसे होती है। पिक्चर में भी देखिए इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इसमें होता है, यानी कि ये श्वास वह प्रक्रिया है जिसे हम सीधे महसूस कर सकते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, और एक्सहेलेशन, प्रश्वसन और निश्वसन दिया हुआ भी है यहाँ पर। देखिए ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन की बात करें तो उसके दौरान हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं और निश्वसन यानी कि एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं। यह जो प्रक्रिया है फेफड़ों, डायफ्राम और फिर पसलियों की मदद से होती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, आप इसका प्रोसेस भी समझोगे, ठीक है, आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे कि डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और क्या होती है, जो छाती होती है वो फैलती है, जिससे कि हवा क्या होता है अंदर जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आता है और छाती जो होती है वो सिकुड़ती है, जिससे कि हवा बाहर निकलती है। यह एक तरह से लयबद्ध प्रक्रिया होती है, रिदमिक पैटर्न होता है जो कि पूरे जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है श्वसन का अनुभव देखिए अब कैसा होता है। आप सभी ने महसूस किया होगा कि यदि हम अपने शरीर की गतिविधियों को ध्यान से देखें तो श्वसन को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। अपने हाथ को बिल्कुल चेस्ट पर रखने पर हमें उसका ऊपर नीचे होना महसूस होता है। और यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती है, बल्कि यह हमारे जीवन का संकेत भी है। जैसे कि जब हम दौड़ते हैं तो यह गति तेज हो जाती है और जब हम आराम करते हैं तो यह धीमी हो जाती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि शरीर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। इस तरह श्वसन को महसूस करना हमें अपने शरीर के कार्यों के प्रति जागरूक बनाता है। देख सकते हो पिक्चर में ये किस तरह से महसूस कर रहा है, आप भी उस तरह से महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आगे की अध्ययन दिशा, यानी कि आज का जो ये हमारा इंट्रो पोर्शन था, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम आगे के पूरे चैप्टर्स में पढ़ना हमें क्या है। अब तक हमने श्वसन की बुनियादी समझ विकसित कर ली है, ऊर्जा कैसे बनती है, ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकालना जरूरी है। आगे के अध्ययन में हम इसे विस्तार से जानेंगे कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नाक हो गया, श्वसन नली हो गई, फेफड़े, ये सभी, और ये मिलकर कैसे कार्य करते हैं।
इसके साथ फिर हम यह भी समझेंगे कि कोशिकाओं के स्तर पर ऊर्जा उत्पादन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। ये आगे का ज्ञान जो है वो हमें श्वसन की प्रक्रिया को गहराई से समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और इसे एक तरह से वास्तविक जीवन से जोड़ने में भी सहायक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आता है संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा ऊर्जा प्राप्ति और पोषक तत्वों की भूमिका, फिर हमने ऑक्सीजन की भूमिका और ऊर्जा उत्पादन के बारे में जाना, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और निष्कासन के बारे में चर्चा की, एंड देन हमने श्वसन और श्वास के बारे में जाना कि क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, ऐसे हमने इसके बारे में जाना। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।